जो चीज़ें मैंने पूरी दुनिया से काम करने के बाद गेन की, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने डॉक्टर्स को उस तरह ट्रेन करूँ। नॉर्मल हर इंसान का बॉडी टेम्परेचर रूटीन में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। जिनका बैठने वाला काम है और ज़्यादा चलने फिरने वाला काम नहीं है, रूटीन में वो कोई जिम वगैरह नहीं करते या एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं है, उनके लिए ये ज़्यादा मसला इसी वजह से होता है। जब हम लोग छोटी उम्र में थे तो हम लोग स्पोर्ट्स वगैरह खेलते थे, सारा दिन ग्राउंड में रहना, एक्टिव रहना और ये सारा कुछ करना। अब है मोबाइल पे बैठे रहते हैं बच्चे, स्पोर्ट्स वगैरह नहीं खेलते। अगर रोनाल्डो और मेसी ये बहुत बड़े नाम हैं इनके, क्योंकि ये स्पोर्ट्समैन है तो इनके घुटनों में जो पट्टे होते हैं, और हर प्लेयर के, स्पेशली फुटबॉल के प्लेयर्स का हम इसलिए तस्करा करते हैं क्योंकि उनमें टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है चोट लगने की। 2-3 हफ्ते में तो ये रूटीन में पेशेंट आ जाते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स खेलने के से पहले हम इन्हें ट्रेनिंग देते हैं और स्पोर्ट्स में वापस जाने के लिए 6 महीने से लेकर 9 महीने लग जाते हैं, लेकिन ये फिर वापस उसी लेवल पे आके स्पोर्ट्स खेलते हैं जैसे पहले थे। उसमें ये होता है कि कैफीन टाइप चीज़ें होती हैं जो आपको एक दफ़ा एकदम इंस्टेंट एनर्जी देती हैं और आप बिल्कुल आप एक्टिव हो जाते हो, अलर्ट हो जाते हो। सोडे की बोतलें हैं, चाहे ये दूसरी चीज़ें हैं, तो उनको नुकसान क्या होगा कि उनकी हड्डियाँ ऐसा ऐसा कमज़ोर हो जाएंगी। अब हड्डियाँ कमज़ोर होंगी तो कैल्शियम डेफिशिएंसी की तरफ चीज़ें जाने शुरू हो जाएंगी। 35 की एज तक अगर हम प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलर कर करके अपने जिस्म की हड्डियों को मसल्स के ज़रिए मजबूत करते हैं और उनमें कैल्शियम डिपॉजिट कराते हैं। पहलवान के लिए तो इतनी कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है। 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन आप किसी बड़े उस्ताद के पास बैठे तो वो किसी न किसी दर्जे में देख के पहलवान बन जाएगा। 3 से 4 घंटे के बाद उस खून की गर्दिश रुक जाती है। पहले खून की गर्दिश रुक जाती है, फिर महसूस होना ख़त्म हो जाता है, फिर ऐसा ऐसा बाजू नीला और बाद में काला होना शुरू हो जाता है। और अगर इस स्टेज में अगर ना खोला जाए तो फाइनली वो बाजू हमें काटना पड़ता है। ख़ास ड्यूरेशन है 4 से 6 घंटे, उससे आगे ये चीज़ें क्रॉस हो जाएं तो बाज़ औक़ात ये डैमेज, परमानेंट डैमेज हो जाता है और ये फिर वापस नहीं होता। आमतौर पर हमें MRI की भी ज़रूरत नहीं होती। 4-6 महीने तकरीबन सारी दर्दें ठीक हो जाती हैं। कमर पे बार बार स्ट्रेन पड़ता है। अब कमर पे जो स्ट्रेन पड़ेगा तो दर्द होना शुरू हो जाएगी। अगर आपको ज़मीन पे बैठ रहे हैं तो उसके बैठने का भी प्रॉपर एक पोस्चर या तरीका होना चाहिए। जैसे एज के साथ हमारे चेहरे पे झुर्रियां पड़ती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, इसी तरह हमारी हड्डियां भी घिसती हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट में क्या होगा कि फौरन दर्द खत्म हो जाएगी। वॉक जो इस सेंस में ज़्यादा अहम है कि वॉक में पूरी बॉडी की रिदमिक मूवमेंट हो जाती है। जितने सारे हमारे फ्रूट हैं उनमें हमें विटामिन मिल जाते हैं। जो सीजन का फ्रेश फ्रूट खाना चाहिए। पहले नंबर पे तो कोशिश करनी चाहिए कि हम इतना अपने आप को एक्टिव और फिट रखें खाने के हिसाब से, एक्सरसाइज के हिसाब से, कि हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। ये ख्वाहिश और कोशिश होगी कि आपको एक्टिव, नॉर्मल और तंदुरुस्त होना चाहिए और सोसाइटी को भी तंदुरुस्त लोग ही चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज़ अहमद पॉडकास्ट पे खुश आमदीद। और आज की पॉडकास्ट अगेन बहुत मज़े की और बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सजाद साहब, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं ऑर्थोपेडिक और स्पोर्ट्स सर्जरी के जिन्ना हॉस्पिटल में, डीन भी हैं अपनी फैकल्टी के, डॉक्टर्स हॉस्पिटल में भी अपनी प्रैक्टिस करते हैं, बैठते हैं। इनकी एक्सपर्टीज़ हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे जिस्म की हड्डियों से, जोड़ों से रेलिवेंट, स्पेशली वो लोग जिनको जिम का बड़ा शौक है, स्पोर्ट्स सर्जरी, उसमें जो जो मसाइल होते हैं या एक आम इंसान की ज़िंदगी में जो मसाइल होते हैं, कभी कोई हादसा पेश आया, जिसम में कोई प्लेट्स हैं या वैसे जोड़ों का दर्द है, कोई भी मसाइल हैं हड्डियों से रेलेवेंट, ये सारे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ज़रूरी नहीं कि आपको कोई मसला हो तो तभी आप ये पॉडकास्ट सुने। ये एक इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट है जो कि आप सुने ताकि आपके आसपास जब भी किसी बंदे को कोई मसला हो या जो इस परेशानी से, ट्रॉमा से गुजर रहा है, आप उसको अच्छे से ट्रीट कर सकें, दूसरे को अच्छे से गाइड कर सकें। तो जैसे कि मैंने बताया, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सजाद साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच हाफ़िज़ साहब, आपने बुलाया, माशाल्लाह ऑनर दी, बड़ा अच्छा लगा। और आपके आज हम डिस्कशन में इंशाल्लाह इट्स गोना बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल द कम्युनिटी इंशाल्लाह। चलो डॉक्टर साहब, हम शुरू करेंगे क्योंकि आपका एक्सपोजर माशाल्लाह बाहर का भी है, अमेरिका से भी आप पढ़े हुए हैं, सऊदीया में भी आपने प्रैक्टिस की हुई है। सबसे पहले हमें थोड़ा सा इस अपने हवाले से बता दें कि सऊदीया और फिर अमेरिका, पाकिस्तान तो कोई वापस नहीं आता। अच्छा, इसमें जो है ना, बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है, लेकिन ये मैं इस चीज़ को कुछ इस तरह लेता हूँ कि आप एक मुल्क में हैं और एक मुल्क ने आपको इस मुकाम तक पहुँचाया। मेरा बेसिकली
एक छोटे शहर से ताल्लुक़ था, फिर मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में आके पढ़ा, फिर मैं यहाँ से पढ़ने के बाद फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, फिर मैं अमेरिका गया, वहाँ से ट्रेनिंग ली और फिर वहाँ पे सर्व किया और फिर उसके बाद सऊदीया में भी काम करने का अल्लाह ताला ने मौका दिया एज ए कंसल्टेंट। तो वापस आने में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप हमेशा अपने घर में ही जैसे खुशी महसूस करते हो, इसी तरह आप अपनी कम्युनिटी को सर्व करने में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हो। गो के एज ए डॉक्टर तो आप हर जगह पे आपके पास मेडिकल लाइसेंस होता है, आप किसी भी जगह पे जाके उनके सिस्टम में काम कर सकते हो। लेकिन पाकिस्तान में स्पेशल आना, पाकिस्तान में आके लोगों को सर्व करना, एक तो जो जनरल हम कहते हैं जी मतलब जो हम फैसिलिटीज़ अपने लोगों को देनी चाहिए वो देनी चाहिए, लेकिन जब आपको अल्लाह ताला ने इस मुकाम पे पहुंचाया इस वक्त मैं पंजाब में सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हूँ सर्विंग कम्युनिटी में ऑर्थोपेडिक्स में। तो इसमें जो भी मेरी अब जो चीज़ें मैंने पूरी दुनिया से काम करने के बाद गेन की, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने डॉक्टर्स को उस तरह ट्रेन करूँ कि उनको इधर अपने मुल्क में, अपने शहर में, लाहौर में रह करके हम उन्हें ट्रेन करें और वो इस तरह की सर्विसेज आगे अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को प्रोवाइड करें जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। डॉक्टर साहब, सर्दियाँ चल रही हैं और सर्दियों में वैसे तो हम हमेशा सुनते रहे, लेकिन ख़ास तौर पर सर्दियों में जोड़ों का दर्द हम बहुत सुनते हैं। किस वजह से होता है, बचने का क्या तरीका है, और एक सेहतमंद आदमी को जोड़ों का दर्द हो रहा है, एक तो उस बंदे को हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ आप डिटेल में उनका भी बता दें कि जिनके जिस्म में कोई प्लेट्स हैं, जिनका ऑलरेडी कोई ऑपरेशन हुआ है, उनको क्यों होता है, और जो बिल्कुल सेहतमंद बंदा है उसको क्यों होता है, और उससे बचने का सोल्यूशन क्या है इसका हमारे पास? अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि सर्दियों में क्योंकि रूम टेम्परेचर नीचे चला जाता है, अब जैसे बॉडी एक लेवल पे अपना टेम्परेचर सेट करती है, नॉर्मल हर इंसान का बॉडी टेम्परेचर रूटीन में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ठीक है। अब जो रूम टेम्परेचर है फॉर एग्जांपल वो 10 डिग्री पे आ गया, 10 से कम हो गया, या आजकल 5, 6, 7, या बाज़ हमारे शहर हैं पाकिस्तान के जिनमें 0 पे चला जाता है और माइनस पे चला जाता है। अब जब सराउंडिंग में टेम्परेचर कम होगा और बॉडी, जब हम जाग रहे होते हैं तो जिस्म हर अपने आप को उसी 37 डिग्री पे रखता है। जब रूम टेम्परेचर नीचे जाएगा तो जिस्म के जो जोड़ हैं, जोड़ों में एक लुब्रिकेंट फ्लूइड होता है, लुब्रिकेंट फ्लूइड जो है उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, और अगर किसी को किसी जिस्म के हिस्से में या जोड़ में ऑलरेडी दर्द या तकलीफ़ या इन्फ्लेमेशन या कोई दर्द का प्रोसेस चोट लगने की वजह से शुरू हो चुका होता है, तो वो उस जगह पे उसकी ब्लड की सर्कुलेशन रूम टेम्परेचर की वजह से और लोकल जो उसकी ठंड लगने की वजह से वो ज़्यादा फीलिंग आती है और खून की गर्दिश कम होगी, तो दर्द उस जगह पे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स के थ्रू दर्द ज़्यादा होगी। तो उसका तरीक़ेकार क्या है कि हमें पहले नंबर पे तो कोशिश करनी चाहिए हर एज ग्रुप में कि अपने जिस्म को हम गर्म रखें, वार्म रखें। तो उसके लिए रेगुलर जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं होती, और जो लोग जिनका बैठने वाला काम है और ज़्यादा चलने फिरने वाला काम नहीं है, रूटीन में वो कोई जिम वगैरह नहीं करते या एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी कोई नहीं है, तो उनके लिए ज़्यादा मसला इस वजह से होता है। दूसरे नंबर पे हम लोग, हमारी जो खाने पीने की आदतें इस तरह की होती हैं कि हम लोग खाने बैठे बैठे ही अक्सर, अब जो बच्चे हैं हमारी और जो हमारी बेटे बेटियां हैं ये छोटी उम्र में, ये लोग, अब जब हम लोग छोटी उम्र में थे तो हम लोग स्पोर्ट्स वगैरह खेलते थे, सारा दिन ग्राउंड में रहना, एक्टिव रहना और ये सारा कुछ करना। अब है मोबाइल पे बैठे रहते हैं बच्चे, स्पोर्ट्स वगैरह नहीं खेलते, एक्टिविटी लेवल नहीं है, तो बॉडी जब शेक नहीं होगी, प्रॉपर सर्कुलेशन बॉडी में नहीं जाएगी, तो वो जो दर्द वाली चीज़ें हैं वो इस तरह, जैसे ही वो थोड़ा बहुत खेलेंगे तो हल्का फुल्का कहेंगे कि जी आई एम टायर्ड, क्योंकि ना कैल्शियम स्टोर होता है प्रॉपर, ना डाइट प्रॉपर है, ना फिज़िकल एक्टिविटी है। तो एक वजह ये है। दूसरा जो आपका सेकंड सेक्शन है कि क्वेश्चन का, कि बाज़ लोगों को जो नॉर्मल लोग हैं और उनको किसी ने ऑपरेशन किया हुआ है या करवाया हुआ है, तो उसमें उनके जिस्म में कोई लोहे की चीज़ है, जैसे हमारे हम ऑपरेट करते हैं हड्डियों को जोड़ने के लिए,
तो उसमें हम बाज़ वक़्त प्लेट्स डालते हैं, बाज़ वक़्त रॉड डालते हैं। अब ये एज के हिसाब से अगर छोटा बच्चा हो तो हम वो रॉड या प्लेट आम तौर पे निकाल देते हैं, लेकिन बाज़ लोगों में हम नहीं निकालते, या ऐसी जगह पे अगर प्लेट डली हुई है, रॉड डला हुआ है और वो प्रॉपर ग्रोन अप है, 20 से ज़्यादा एज है, तो रॉड नहीं डालते। तो रॉड भी उसी तरह टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से। जब आप वो बंदा जिसके जिस्म में प्लेट है या रॉड है, तो वो सो जाएगा, तो रूम टेम्परेचर, जो रूम का टेम्परेचर है 12 डिग्री या 10 डिग्री, वो प्लेट का टेम्परेचर होने की कोशिश कर, तो बॉडी उसको जो 37 पे लाने की कोशिश करती है। तो जागते हुए तो वार्म अप होता है जिस्म, तो प्रॉब्लम नहीं होती, दर्द नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो सो जाते हैं तो रूम टेम्परेचर पे प्लेट टेम्परेचर जाता है, तो फिर अगेन इन्फ्लेमेशन की वजह से दर्द होती है और रात को सोते में आँख खुल जाती है। बचने का तरीका क्या है कि हमारी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए। सेकंड जो हम रिकमेंड करते हैं ऐसे लोगों को, वो ये कहते हैं कि आप कोशिश करें कि आप या तो कपड़े ऐसे पहने जिसमें आपको ठंड ना लगे, और स्पेशली सोते हुए। आम तौर पे लोग क्या करते हैं कि वो रज़ाई, कंफर्टर और इस लिहाफ पे ट्रस्ट करते हैं कि जी हम ऊपर ले लेते हैं, लेकिन हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप खुद से जर्सी पहने और स्पोर्ट्स ट्राउज़र या दूसरे ट्राउज़र जो जिसको लेगिन या थर्मल हम कहते हैं, वो पहने, तो उससे आपको डेफिनेटली ठंड नहीं लगेगी, बॉडी पूरी वार्म अप रहेगी और टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। तो ये तरीका, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए है, क्योंकि हमने सुना ये हुआ था कि सोते हुए जर्सी वगैरह उतार के सोना है, क्योंकि आप रज़ाई ले रहे होते हैं तो आपके जिस्म में ऐसी चीज़ कोई नहीं होनी चाहिए। तो आप ये रिकमेंड करें कि नहीं, अगर तो देखें, अगर तो ऑपरेट हुआ है और यहाँ किसी जैसे हमारे बुजुर्ग हजरात हैं जिनको जोड़ों की दर्द है इन्फ्लेमेशन की वजह से, अब वो घंटी की दर्द हो सकती है या वो वैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस एजिंग प्रोसेस की दर्द हो सकती है, अगर वो अपने जोड़ों को सोते जागते ठंड से बचाएं, डायरेक्ट हवा से बचाएं, तो जोड़ कवर रखने चाहिए। कंधों में अक्सर लोगों की दर्द होती है, कमर में अक्सर लोगों की दर्द होती है, गर्दन के एरिया में अक्सर लोगों के दर्द होती है, तो और घुटनों में और टखनों में आम दर्द होती है। अगर इन एरिया को, अगर बाज़ लोगों के शुगर की वजह से पाँव जलते हैं, उनको तो हम नहीं कहते, अदरवाइज़ बाकी सारे लोगों को ये कहते हैं कि आप अपने जोड़ों को गर्म या सॉक्स पहने, या नी जो कैप होता है स्पेशली, या शोल्डर के स्पेशल ब्रेस टाइप होती है, या वैसे ही आप गर्म स्वेटर पहन लें या जर्सी पहन लें, तो आपका जिस्म अगर गर्म रहेगा तो आपको दर्द नहीं होगी। और प्रैक्टिकली भी यही चीज़ है। और सेकंड, हम फिज़ियोथेरेपी में अक्सर ये कहते हैं कि आप क्या करें जी, कि आप इसको नीम गर्म पानी या हीट पैड से या शावर लेके नीम गर्म पानी से, आप इसे हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं हम, तो अगर आप लंबा शावर लेंगे तो आपके जोड़ों में दर्द इससे बेहतर हो जाएगी या कम हो जाएगी। सर्कुलेशन बेहतर होती है, सर्कुलेशन बेहतर होगी तो पेन बेहतर हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आप क्योंकि स्पोर्ट्स सर्जरी में भी माशाल्लाह आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, और हमारे नौजवान जो है वो आपको पता है स्पोर्ट्समैन को बड़ा आइडियलाइज़ करते हैं। जिस तरह पिछले दिनों आपने सुना होगा नसीम शाह का कंधे का ऑपरेट था, बल्कि आप ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कुछ चीज़ें टेक्निकल, जो मैं चाह रहा हूँ आप डिटेल बताएं। कि आपने बताया कि रोनाल्डो, मैसी इतने बड़े स्टार्स हैं, लेकिन अगर एक चीज़ उनके साथ ऐसी हो जाए तो पूरा कैरियर ख़त्म कर सकती है। और ये जो हमारे स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, इनके साथ जो मसाइल पेश आते हैं, तो कोई ऐसे मसाइल भी इनके साथ होते हैं कि जिससे पूरा कैरियर ख़त्म हो जाता है, या अब हर टेक्नोलॉजी मौजूद है, कुछ भी हो जाए उसका कोई ना कोई सोल्यूशन मौजूद होगा हमारे पास? अच्छा, इसमें स्पोर्ट्स इंजरी में सबसे ज़्यादा अहम ये है कि जैसे हम रूटीन में कहते हैं कि शोबिज़ वाले के चेहरे को लोग देखते हैं। अब ऐसे ही जो हमारे सिंगर हजरात हैं, जैसे राहत फ़तेह अली ख़ान है, और एक दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, उनकी आवाज़ का एक जैसे ही आप गले से सारा कुछ चलता है, ठीक है। अगर उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है, उनको आप देखे बगैर भी आप बता सकते हो कि उनकी आवाज़ है। इसी तरह जो स्पोर्ट्स वाले हैं, इनके जिस्म के वो हिस्से जिनसे उनकी स्पोर्ट्स चल रही है, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ कि अगर हमारा एक फास्ट बॉलर है या स्पिनर है, तो उसकी जो ट्विस्टिंग मूवमेंट है हाथ की, अगर उसकी फिंगर की टिप पे भी इंजरी हो जाएगी
तो वो उसकी वो मूवमेंट चली जाएगी। अगर वो मूवमेंट चली जाएगी तो बॉल की स्विंग चली जाएगी, स्विंग चली जाएगी तो उसका कैरियर चला जाएगा। हमारे ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन पे उन्होंने उनके एक्शन पे ऑब्जेक्शन किया और ऑब्जेक्शन की वजह से उनका फिर कैरियर काफ़ी देर प्लस माइनस पे रहा और फिर रिवाइव किया उन्होंने। इसी तरह अगर रोनाल्डो और मेसी, ये बहुत बड़े नाम हैं, इनके क्योंकि ये स्पोर्ट्समैन है तो इनके घुटनों में जो पट्टे होते हैं, और हर प्लेयर के, स्पेशली फुटबॉल के प्लेयर्स का हम इसलिए तस्करा करते हैं क्योंकि उनमें टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है चोट लगने की। इनमें 2-3 तरह के पट्टे होते हैं। एक घुटने को आगे पीछे गिरने से रोकता है, उसको एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं। एक पीछे जाने से रोकता है, उसको हम पोस्टीरियर क्रूशिएट, और साइड से घुटने को स्टेबल रखते हैं आगे पीछे साइड पे हिलने जुलने से, तो उनको कोलेटरल लिगामेंट कहते हैं। अब ऐसे प्लेयर्स के घुटनों का, अगर किसी एक घुटने का फ्रंट आगे जाने वाला, पीछे जाने वाला या साइड पे जाने वाला अगर पट्टा टूट जाए, जो कि कॉमन है कि ऐसी चोटें लगती हैं इनको जिससे इनके पट्टे टूट जाते हैं। अगर पट्टा टूट गया तो ये खेलने से चले गए और इनको स्ट्रेचर पे उठा के वो ग्राउंड से बाहर लेके आते हैं। और अगर ये पट्टा दोबारा से उस लेवल पे रिपेयर ना हुआ, जो नेचुरल, क्योंकि ये हील नहीं करता, तो रिपेयर अगर कंप्लीट टीयर है तो फिर इसे रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। रिकंस्ट्रक्ट का मतलब है कि हम नए सिरे से पट्टा बनाते हैं, जिस्म के अंदर से टिश्यू लेके नए सिरे से पट्टा बनाते हैं और फिर उसे उस फिजियोथेरेपी के सिस्टम से ट्रेन करते हैं। तो ये लोग फिर अब, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, पहले तो ये होता था कि घुटना पूरा खोल करके ऑपरेट करते थे, और ऑपरेट करके तो फिर उसकी रिहेबिलिटेशन भी मुश्किल होती थी और रिजल्ट्स भी इतने अच्छे नहीं थे। लोग कैरियर एक दफ़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता था तो ये कोच वगैरह बन जाते थे ये लोग। अब इस लेवल पे जो स्पोर्ट्स चली गई है, स्पोर्ट्स सर्जरी की चीज़ें चली गई हैं कि हम उसको बाकायदा कैमरे वाली सर्जरी से, छोटे छोटे निशान हैं जो नाखून से भी 1/3 के साइज़ के होंगे, तो उतने निशान से हम उसको ऑपरेट करते हैं, उसमें कैमरा डालते हैं, कैमरा डाल के हम नए सिरे से पट्टा जिस्म से लेके ही डालते हैं। सारे पट्टे हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और ये प्लेयर तकरीबन 80%, 70% to 80% लोग उसी लेवल की स्पोर्ट्स खेलते हैं जैसे ये पहले खेलते थे। अब कैरियर इनका उसी तरह वापस चला जाता है। इसी तरह कंधे में इश्यूज़ हैं, बाज़ लोगों के कंधे निकल जाते हैं, एक दफ़ा निकले फिर दोबारा, पहले तो किसी एक्सीडेंट में निकले, फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया तो कंधा बार बार निकलना शुरू हो गया। अब अगर वो बॉलर है और उसको एक दफ़ा कंधा निकल गया और उसने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाया या उसकी रिकंस्ट्रक्शन रिपेयर या उसको रिपेयर नहीं करवाया, तो वो भी हम जो छोटे छोटे सुराख से इसको हम बटन होल सर्जरी या आर्थोस्कोपिक सर्जरी या फिर कैमरे वाली सर्जरी कहते हैं, तो उससे हम ये रूटीन में तकरीबन 2-3 हफ्ते में तो ये रूटीन में पेशेंट आ जाते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स खेलने के से पहले हम इन्हें ट्रेनिंग देते हैं और स्पोर्ट्स में वापस जाने के लिए 6 महीने से लेकर 9 महीने लग जाते हैं, लेकिन ये फिर वापस उसी लेवल पे आके स्पोर्ट्स खेलते हैं जैसे पहले थे। लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं था, अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, हम लोग ऑपरेट करते हैं और माशाल्लाह बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं और लोग अपनी रूटीन में वापस आ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एनर्जी ड्रिंक्स के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा। आजकल नौजवानों को बड़ा शौक है, डिफरेंट किस्म के एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं, स्टिंग है, रेड बुल वगैरह। मैं खुद आपको अपनी बात बताऊँ तो मैं जब ड्राइव करता हूँ, जब कहीं शहर से बाहर जाना हो, तो मुझे कुछ ज़रा जिस्म में कमज़ोरी सी फील हो तो मैं रेड बुल लेता हूँ और अगले 7-8 घंटे मेरे ऐसे फिट गुजरते हैं, ऐसे फिट मैं ड्राइविंग करता हूँ कि क्या ही बात है। लेकिन जब हम किसी एक्सपर्ट से पूछते हैं, वो कहते हैं इसके बड़े नुकसानात हैं। तो आपके इस हवाले से क्या राय है? अच्छा, इसमें मैं क्योंकि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें बताऊँगा। ये एक कॉमन प्रैक्टिस है हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स स्पेशली, या हम लोग बाज़ लोग जो जैसे आपने बताया कि लॉन्ग ड्राइव पे गए, या बाज़ स्टूडेंट्स पढ़ते हुए कोशिश करते हैं कि जी अब नींद आ रही है तो वो एक आध एनर्जी ड्रिंक ले लिया, या दूसरा हम सोडे वाली बोतलें खाने पीने में एक बड़ी कॉमनली यूज़ करते हैं। अब इसका नुकसान क्या है? एक तो वक्ती तौर पे आपको उसमें शुगर की काफ़ी ज़्यादा डोज मिल जाती है। दूसरा उसमें ये होता है कि कैफ़ीन टाइप चीज़ें होती हैं जो आपको एक दफ़ा एकदम इंस्टेंट एनर्जी देती हैं और आप बिल्कुल आप एक्टिव हो जाते हो, अलर्ट हो जाते हो।
लेकिन उसका नुकसानात क्या होते हैं? नुकसानात उसके ये हैं कि आपकी बॉडी में वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को रोक देती है, ठीक है, और कैल्शियम जो है उसको रिजॉल्व कराना शुरू करती है। जो रिजॉल्व कराने का मतलब ये है कि आपकी हड्डियों से कैल्शियम निकाल के वो यूज़ कराती है। अब दोनों शक्लों में आपकी बोन्स जो है ना वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। वक्ती तौर पे तो आपको फ़ायदा हो गया, आपने उसको, और जो लोग हैबिचुअल ये ड्रिंक करते हैं, चाहे वो सोडे की बोतलें हैं चाहे ये दूसरी चीज़ें हैं, तो उनको नुकसान क्या होगा कि उनकी हड्डियाँ आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाएंगी। अब हड्डियाँ कमज़ोर होंगी तो कैल्शियम डेफिशिएंसी की तरफ चीज़ें जाने शुरू हो जाएंगी। कैल्शियम अगर डेफिशिएंट होगा तो आपको वीकनेस शुरू हो जाएगी। फिर जो आम रूटीन में हम देखते हैं कि उसके बाद लोग अपने आप को थका थका महसूस करते हैं, एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं, या फिर उसकी दोबारा से तलब उसी तरह फील होती है जैसे आप पहले अपने आप को। तो एक तो डिपेंडेंसी किसी न किसी दर्जे में थोड़ी बहुत आ जाएगी। सेकंड, आपकी बोन्स वीक होना शुरू हो जाएंगी। तीसरा, जो आप ऑलरेडी बॉडी को, हड्डियों को कैल्शियम चाहिए और स्टोर है, क्योंकि आपकी बोन्स ही स्टोर है, 1 to 2% आपके ब्लड में कैल्शियम होता है, बाकी सारा आपके बोन्स के ऊपर पड़ा होता है। अब जो बोन्स पे कैल्शियम है और वो वहाँ से निकलता आ रहा है। एक और चीज़ जो ज़्यादा अहम है कि 35 की एज तक अगर हम प्रॉपर फिज़िकल एक्सरसाइज रेगुलर कर करके अपने जिस्म की हड्डियों को मसल्स के ज़रिए मजबूत करते हैं और उनमें कैल्शियम डिपॉजिट कराते हैं या होता है, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो बोन्स वीक होना शुरू हो जाती हैं। बोन्स वीक होंगी तो फिर जिस्म में दर्दें होना शुरू हो जाएंगी। फिर आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे बच्चे थोड़ा सा खेलते हैं, कहते हैं मैं जी थक गया हूँ, मैं जी मेरी क्रैम्प्स पड़ गए हैं, मेरी टांगों में कुड़ल पड़ गए हैं, मैं अब नहीं खेल सकता। या मैंने आज स्कूल में मेरे टीचर ने मुझे फुटबॉल खिलाया और उसके बाद आके वो लेट जाते हैं, सो जाते हैं, थक जाते हैं। तो इसकी वजह मेन यही है कि वो लोग एक तो एनर्जी ड्रिंक्स या दूसरा ये सोडा वाली ड्रिंक्स ज़्यादा इस्तेमाल है और एक्टिविटी लेवल नहीं है। डॉक्टर साहब, इसमें ये जो आपने बात बताई एनर्जी ड्रिंक्स के हवाले से, इसमें कुछ ऐसी भी रिसर्च है या ऐसी बातें हैं कि अगर कोई बंदा इसको रेगुलर लेता है तो वो अल्कोहल या ऐसी किसी ड्रग्स की तरफ भी जा सकता है, या ऐसी कोई बातचीत है, इसमें कोई रियलिटी है? अच्छा, इसमें हम बेसिकली ना इंसानी नेचर इस तरह की है कि हम लोग हर चीज़ में शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं, तो थोड़े टाइम पे ज़्यादा आउटकम लेने की जो हमारी जुस्तजू है रियल लाइफ में भी ऐसी है और फिज़िकल लाइफ में भी ऐसी है। तो क्योंकि ये चीज़ें आप जब आपका मोरल एकदम आप ये यूज़ करते हो तो कैफ़ीन या निकोटीन या इसके असर से आपकी जिस्म एकदम एनर्जेटिक हो जाता है। तो ये लोग क्योंकि उस प्रोसेस में से गुज़रे होते हैं तो इस वजह से इनमें ये टेंडेंसी बन जाती है कि इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है, या इससे, और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप कोई चीज़ आप रूटीन में एक्टिविटी आपका लेवल नहीं है या आपकी मेहनत इतनी नहीं है और आपको खुदा न खासा वैसे कोई सदमा पहुंच गया है, तो उसकी कंपनसेशन या इस तरह मिली जुली चीज़ों में इनमें ट्रेंड फिर डेवलप होने का ये डर होता है कि उस तरफ ना चले जाएं बच्चे। तो इसलिए इसको मेरा ख़्याल है कि डिस्करेज करना चाहिए, और जो चीज़ वो एनर्जी इस साइड से लेना चाह रहे हैं वो अगर रेगुलर 30 मिनट से लेकर के 1 आवर 20 मिनट तक फिज़िकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करें, और आपने देखा होगा कि जिम में जो जाते हैं लोग या जिम करते हैं या एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं या स्पोर्ट्स जो बच्चे खेलते हैं उनमें इस चीज़ की तलब नहीं आती, वो अपने आप को हमेशा एनर्जेटिक ही समझते हैं। जब भी आप शॉर्ट उनकी स्लीप होगी तब भी वो फ्रेश उठेंगे, और अगर वो प्रॉपर नींद लेके उठेंगे तब भी फ्रेश होंगे। उनको इन चीज़ों की डिपेंडेंसी कम होती है, और इसी वजह से जो लोग रेगुलर स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं उनके जिस्म में एक तलब या एक बेचैनी सी पैदा होती है कि आज उन्होंने नहीं खेला या 2 दिन हो गए हैं वो स्पोर्ट्स नहीं खेल सके, तो वो ख्वाहिश करते हैं कि वो ग्राउंड में उसी तरह जाएं। तो ये चीज़ वो उस तरह कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ अक्सर ही हम देखते हैं कि हड्डी और जोड़ के माहिर बैठे होते हैं फुटपाथ के ऊपर भी, हर गाँव में, हर शहर में। तो एक तो इतने सारे लोग मुझे नहीं समझ आती तैयार कहाँ से हो जाते हैं। एक तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब ऐसे
ऐसे करके हड्डी जोड़ देनी है या पट्टियां बांध के कोई इलाज कर देना है, इसकी क्या रियलिटी है और इससे कितने नुकसानात होते हैं, और फिर ऐसा पेशेंट जो नुकसान करवा के जब आपके पास आता है तो फिर आपको कितना टाइम लगता है उसको ट्रीट करने में? और बल्कि आप इसको साथ ही मैं चाहता हूं कि मैं सवाल एक दफ़ा कर लूं और आप जवाब तसल्ली से, ताकि ऑडियंस सुने और उनको फ़ायदा होगा। ये जो भिखारी हम देखते हैं मुख्तलिफ इशारों के ऊपर, ये जो डिसेबिलिटी इनकी होती है, ये क्या रियल होती है या ये भी ये जो फेक जो हड्डियों जोड़ के माहिर हैं उनसे कोई प्रोसेस करवा के आते हैं कि इनका काम भी चलता रहता है और उनका भी चलता रहता है? अच्छा, इसमें इस तरह है कि जो हम पहले नंबर पे तो पहलवान वर्सेस अगर हम देखा जाए तो पहलवान के लिए तो इतनी कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है। 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन आप किसी बड़े उस्ताद के पास बैठे तो वो किसी न किसी दर्जे में देख के पहलवान बन जाएगा। लेकिन अब एक उसके मुकाबले में एक डॉक्टर है, अगर हम उसको कंपैरिजन में थोड़ा बहुत लेके, अव्वल तो कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन एक डॉक्टर या प्रोफेशनल बनने के लिए आपको कम से कम 20 से 25 साल एक प्रॉपर पढ़ के मेडिकल कॉलेज से ट्रेनिंग लेके, फिर उसके बाद स्पेशलिटीज़ है, सब स्पेशलिटीज़ में आप ट्रेन होते हो, तो उसके बाद आपको पता चलता है कि ये क्या चीज़ है। मिसाल के तौर पे किसी का बाजू टूट गया है, कोहनी टूट गई, कोहनी के फ्रैक्चर जो बच्चों में आम तौर पे गिरे बच्चा और उसका कोहनी का यहाँ से फ्रैक्चर हो जाता है, उसको सुपराकॉन्डलर फ्रैक्चर कहते हैं। तो ये लोग जो हमारे घर का एक डर है, आम हमारी कम्युनिटी में एक डर है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो ऑपरेशन का ही कहेगा। हर मरीज़ को हम ऑपरेट नहीं करते। हम बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको हम सिर्फ प्लस्तर लगा के या पट्टी करके ही वो नॉर्मल हो जाते हैं, और उनका ये कॉन्सेप्ट के ऑपरेशन करने से नुकसानात होते हैं वो भी टोटली उस हिसाब से गलत है। तो उसमें हम क्या करते हैं, पहलवान साहब ने अगर उस पर पट्टी लगा दी, और वो अगर तो प्रॉपर, इनमें कुछ समझदार पहलवान इस तरह के हैं कि उनको पता होता है कि ये हड्डी उनकी फटियों से जुड़ जाएगी, चाहे टेढ़ी जुड़े, लेकिन कुछ को पता होता है कि इसको ऑपरेशन की ज़रूरत है। अब तो उनकी टेक्नोलॉजी भी इतनी हो गई है कि वो पहले एक्सरे करवाते हैं और उसके बाद सारा कुछ करते हैं। लेकिन ये टोटली अगर हम अपनी कम्युनिटी में देखें, बाशऊर कम्युनिटी में, पढ़े लिखे लोगों में, तो ये ट्रेंड वैसे ही गलत है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं कि वो क्या किस चीज़ को कहाँ पे बांध रहे हैं। और यहाँ अगर ये बांध देगा और अगर प्रेशर ज़्यादा देर रहेगा तो इससे क्या नुकसानात हो सकते हैं। अगर वो थोड़ा सा फोर्स ज़्यादा कर दे, ठीक है, और वो पट्टी 2 घंटे से लेकर के 6 घंटे तक तो बाजुकात चल जाती है, लेकिन अगर प्रेशर ज़्यादा है तो 3 से 4 घंटे के बाद उस खून की गर्दिश रुक जाती है। पहले खून की गर्दिश रुक जाती है, फिर महसूस होना ख़त्म हो जाता है, फिर ऐसा ऐसा बाजू नीला और बाद में काला होना शुरू हो जाता है। और अगर इस स्टेज में अगर ना खोला जाए तो फाइनली वो बाजू हमें काटना पड़ता है, या उंगली पे पट्टी हो तो उंगली टाइट हो तो उंगली काटनी पड़ती है। और अगर उससे पहले हम खोल दें या उसको उतार दें और उस वक्त लाइफ रिस्क ना हो जिसमें हम टाइट पट्टी बांधने की वजह से, तो जो ये आपका दूसरा सवाल था उसमें ये था कि ये लोग जो बेकारी लोग हैं जिनको रोड पे बिठाया जाता है, इनको भी इसी तरह ट्रीट किया जाता है। कुछ लोग हैं जो ये करते हैं कि टाइट पट्टी बांधते हैं, उस टाइट पट्टी को थोड़ा टाइम पे रखते हैं, तो उसमें खून की गर्दिश कम होने की वजह से बाजू ऐसा ऐसा पहले तो सूज जाता है, सूजने के बाद ऐसा ऐसा वो बाजू, उसको गैंग्रीन होना कहते हैं। तो अगर वो थोड़ा इसको ऑफ एंड ऑन प्रेशर देने के बाद उस हाथ को या बाजू को ये प्रेशर दे के वो उसकी जो नर्व्स हैं, उसकी वेसल्स हैं, यानी उसकी नाड़ें, और उसको प्रेशर दे के वो ऐसा ऐसा बाजू सूखना शुरू हो जाता है। अब ये सूखने की वजह से बाजू एक डिसेबल वाली लुक देता है। अगर तो ये लोग हमारे पास टाइम से आ जाएं तो हमारे पास तो इसका ट्रीटमेंट का सलूशन है कि अगर ये सूखने से पहले उसमें खून की गर्दिश है, महसूस होना है, तो हम इसे ऑपरेट करके तो जैसे नियर टू नॉर्मल लाइफ में वो बच्चे वापस चले जाते हैं। लेकिन अगर वो ऑलरेडी सारा कुछ सूख चुका हो तो फिर वो एक सिंबॉलिक सा होता है, वो तो वो लोग ये टारगेट करते हैं। और फिर इसी तरह ये बीमारियों में आपने देखा होगा किसी ने पाँव पे पट्टी बांध के उसको वो पाँव खराब हो गया, टेढ़ा हो गया, और इसी तरह बाजू का हो गया। तो ये एक ऐसा माफिया है जो इस पे काम करता है और उससे वो फ़ायदा लेते हैं। तो इस पे ऑडियंस के लिए बड़ी अवेयरनेस की बात है कि हमें इन लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और स्पेशली वो चीज़ें जिनमें
पट्टी उसमें हम ये कहते हैं कि वो एरिया जो जिस्म में जिसके ऊपर डायरेक्ट खून की नालियों पे प्रेशर आता है उस पर बिल्कुल हरगिज़ पट्टी ना करवाएं, ठीक है। इवन अगर आपको ऑपरेशन आपने करवाया और आपको लगे कि मेरा हाथ सुन्न हो रहा है या पाँव सुन्न हो रहा है, पट्टी किसी ने भी की है, तो आपका हाथ पाँव सुन्न होना आपको ये अलार्मिंग होता है कि आपको पता हो कि जो है ना ये पट्टी टाइट है और ये ऐसा ऐसा अगर खून की गर्दिश पहले वीनस खून की गर्दिश रुकती है, फिर आर्टीरियल यानी जो वापस दिल को जाने वाली नालियाँ पहले बंद होना शुरू होती हैं तो हाथ सूजना शुरू हो जाता है, हाथ या पाँव, तो उसी वक्त ही पट्टी खोल देनी या खुलवा लेनी चाहिए या फ़ौरन फर्स्ट एड के लिए आपको मूव करना चाहिए, क्योंकि एक ख़ास ड्यूरेशन है 4 से 6 घंटे, उससे आगे ये चीज़ें क्रॉस हो जाएं तो बाज़ औक़ात ये डैमेज परमानेंट डैमेज हो जाता है और ये फिर वापस नहीं होता। डॉक्टर साहब, हम लोग सुनते हैं कमर दर्द का लोगों का मसला होता है। कुछ लोग अब ये ट्रीटमेंट बताते हैं कि जी एक ऐसा इंजेक्शन है वो अगर आप लगा लें तो 6 महीने, साल या 1.5 साल आपका बिल्कुल ठीक गुजर जाता है, उसके बाद आप फिर इंजेक्शन लगवा लें। वो क्या चीज़ है, अगर मेडिकल टर्म में आप उसको एक्सप्लेन कर दें, क्या ये रियलिटी है और क्या ये सोल्यूशन है कि इंजेक्शन लगवा के ठीक होते हैं या कोई परमानेंट सोल्यूशन भी है अगर किसी को कमर दर्द का या फिक्स किसी भी जिस्म के किसी एरिया में परमानेंट पेन उसको अगर होती है तो? अच्छा, इसमें इस तरह है कि अगर हम कमर दर्द को वैसे जनरली डिस्कस करें और उसमें फिर आगे फर्दर जाएं तो कमर दर्द जो जनरल हमारी 80% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है, यानी हर बंदे को ऑलमोस्ट ज़िंदगी में कभी ना कभी कमर दर्द होती है। और हम लोगों को तो ज़्यादा ही होती है, फ्रीलांसर जो हमारा असल में लैपटॉप का काम होता है, बैठने वाले लोगों को वाला काम है, बैठने वाले, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। उसको जो ये दर्द है इसको हम मैकेनिकल बैकएक कहते हैं। मैकेनिकल बैकएक बेसिकली आपकी बैड पोस्चर की वजह से होती है, आपका बैठना प्रॉपर नहीं है, आप बैठने के लिए जो चेयर यूज़ करते हो वो प्रॉपर नहीं है। हमारे क्या होता है कि टांगें लटका के बैठना या बेड पे बैठना या ज़मीन पे बैठना, टेक प्रॉपर नहीं लगानी, या लगानी है तो बहुत ज़्यादा वो बीच चेयर पोजीशन में चले जाना या 3-4 पिलो रख के पीछे बैठ जाना। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आम तौर पे दर्द होती है। ट्रैवल करते हैं तो गाड़ी की सीट पीछे जो है ना उसको ईजी मोड पे लेके, ठीक है ना, उधर बैठ गए, उसकी वजह से कमर पे बार बार स्ट्रेन पड़ता है। अब कमर पे जो स्ट्रेन पड़ेगा तो दर्द होना शुरू हो जाएगी। अब दर्द होती है पीछे पट्ठों के एक्यूट स्पैज्म की वजह से, पट्ठे पीछे से खिंच जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं तो दर्द होना शुरू हो जाती है। अब इस दर्द को मुख्तलिफ तरीके से, पहले नंबर पे तो हमें एहतियात करनी चाहिए, बैठने उठने की एक प्रॉपर चेयर होती है जिसको स्टूडेंट चेयर कहते हैं, कमर आपकी पूरी साथ लगी हो, जैसे नेचुरल कमर का कर्व है वैसे ही कर्व कुर्सी में होना चाहिए, ठीक है। कभी भी आप बगैर सपोर्ट के नहीं बैठें। अगर आपको बगैर सपोर्ट के बैठना है तो आप प्रॉपर कमर सीधी, कंधे और कमर सीधी रख के बैठें। आप जो है ना जिस्म को नीचे फॉल करके नहीं बैठें। और अगर आपको ज़मीन पे बैठ रहे हैं तो उसके बैठने का भी प्रॉपर एक पोस्चर या तरीका होना चाहिए। अब अगर इसमें दर्द शुरू हो जाए तो दर्द के लिए जो प्रॉपर तरीका है कि आप प्रॉपर मेडिसिन लें, जिसमें हम पेन किलर और मसल रिलैक्सेंट आमतौर पे कहते हैं, तो उससे ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं। अगर आप एहतियातें आगे झुक कर के वज़न उठाना, झुक कर के कोई काम करना, इन चीज़ों से अगर आप अवॉइड करें और वॉश बेसन सिंक पे झुक के मुँह हाथ धोने से अवॉइड करें और वज़न उठाने से अवॉइड करें और सीढ़ियाँ चढ़ने से उतरने से थोड़ी एहतियात करें तो दर्द आमतौर पे ठीक हो जाती है। लंबा ट्रैवल नहीं करें और गाड़ी का खड्डे में लगना, टूटी सड़क पे गाड़ी चलाना, इन चीज़ों को अवॉइड करें। जैसे हमारे ये बाइक हैं जिनमें जर्क है, ठीक है, उसमें 1 to 5 है या ये 70 है, इसमें क्या होता है कि उसके क्लच में एक जर्क है, उस जर्क से भी बैकएक अक्सर लोगों को होती है। तो इसको अगर अवॉइड करें, अगर ऐसा सारा कुछ करने के बावजूद भी दर्द हो रही है तो फिर दर्द की वजूहात हम ट्रेस करते हैं। वजूहात में अगर सिर्फ मैकेनिकल बैकएक है वो तो पोस्चर और मेडिसिन खाने से या कमर की आप हीट जो फिजियोथेरेपी करवाएं उससे ठीक हो जाती है। लेकिन अगर ये दर्द किसी और वजह से है तो वो जो आप इंजेक्शन की बात कर रहे हैं उसमें ये होता है कि वो लोग जो जिनकी स्पाइन का कोई इशू हो, जैसे डिस्क से रिलेटेड, तो उसमें क्या करते हैं कि जी उसमें कार्डल ब्लॉक लगा देते हैं। वो क्या होता है कि लोकल स्टीरॉयड जो इन्फ्लेमेशन नर्व रूट के गिर्द थोड़ी बहुत हुई है और जिसकी वजह से नर्व रूट पे प्रेशर डिस्क के बल्ज की वजह से आ रहा है, तो वो प्रेशर कम हो जाता है
उस प्रेशर के कम होने से दर्द बेहतर हो जाती है। वो डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं, वो उसमें ये इंजेक्शन लगाना हो, उसमें ओजोन थेरेपी है, उसमें और बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं जिससे ये फ़र्क पड़ जाता है। तो डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे किस तरह की दर्द है। हर इवन बाज़ लोगों को फिर सर्जरी की तरफ भी जाना पड़ता है। तो ज़्यादातर लोग हमारे रूटीन ट्रेंड क्या है कि जी दर्द हुई तो आप डॉक्टर के पास गए, जैसे पहली दफ़ा गए उस साथ ही MRI एडवाइस करती है। तो आमतौर पे हमें MRI की भी ज़रूरत नहीं होती, 4-6 महीने में तकरीबन सारी दर्दें ठीक हो जाती हैं। तो हम वैसे रिकमेंडेड ये होता है कि आप कम से कम 2-2.5 माह तक प्रॉपर अगर मेडिसिन लें, ट्रीटमेंट लें या प्रिकॉशनरी मेजर करें तो तकरीबन 80% लोग वैसे ठीक हो जाते हैं। उनको MRI की ज़रूरत नहीं होती, सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं होती, इवन MRI की भी ज़रूरत नहीं होती। क्लिनिकल एग्जामिनेशन से हमें पता चल जाता है कि वाकई इसको ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से स्पाइन में जो नर्व रूट्स हैं, जैसे शियाटिका का वर्ड बोलते हैं, कि उस पर कोई प्रेशर है या नहीं है। अगर प्रेशर है तो उसमें टांग में नमनेस आएगी, टांग सोना शुरू हो जाएगी, पट्टों में वीकनेस आएगी, पाँव से जूता गिर जाता है, पेशाब पखाने का कंट्रोल बाज़ का चला जाता है। तो ऐसी सूरत में हमें MRI की भी ज़रूरत होती है और सर्जरी की भी ज़रूरत होती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आम दर्द जो मैकेनिकल बैक एक है बैड पोस्चर से, वो तो वैसे ही रूटीन में आपके थोड़े दिनों में रिकवर कर जाती है। डॉक्टर साहब, हम जोड़ों की तब्दीली का नाम सुनते हैं और बल्कि ज़्यादातर लोगों ने भी, ऑडियंस ने भी, मैंने भी ये सुना है कि घुटने नए डलवा लीजिए, घुटने तब्दील हो गए, गोडे तब्दील हो गए। एक तो आप ये बता दें कि कोई खास एज फैक्टर, क्या हर बंदे को ये मसला होता है या किसी बीमारी की वजह से होता है या किसी हादसे की वजह से होता है? और चलें हमने देख लिया, मान लिया कि एक बंदा बीमार था, उसको ये मसला हुआ, एक बंदे का हादसा हुआ, उसको मसला हुआ। क्या किसी सेहतमंद बंदे को भी कभी आपने देखा, आपके पास ऐसा केस आया कि उसके घुटने जवाब दे गए और आपको घुटने रिप्लेस करने पड़े हों? और अगर कोई जोड़ आप रिप्लेस करते हैं तो उसका कोई टाइम पीरियड कितना होता है, कब तक वो काम करता है और उसके बाद फिर उसे रिप्लेसमेंट की तरफ जाना पड़ता है? इसमें ऐसे है कि नॉर्मल जिसको हम कहते हैं ना एजिंग प्रोसेस, जी, हम सारे लोग एज के साथ साथ बुढ़ापे की तरफ, बच्चा जवान होता है, जवान होने के बाद बुढ़ापे की तरफ, तो 40s के बाद हम एक जो बॉडी जो है ना डिटेरियोरेशन की तरफ जाना शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जैसे एज के साथ हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ती हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, इसी तरह हमारी हड्डियाँ भी घिसती हैं। जिस तरह रूटीन में मैं इसकी एग्जांपल ये देता हूँ, गाड़ी के आगे वाले टायर पीछे वाले टायरों से ज़्यादा घिसते हैं, आउटर रेम इनर रेम से ज़्यादा घिसता है। तो क्योंकि इसी तरह हमारे जो जोड़ हैं, घुटने स्पेशली, क्योंकि बॉडी सेंटर से वेट आता है ग्रेविटी के इफेक्ट से, तो अंदर वाले जोड़ जो हमेशा आपके पहले घिसते हैं क्योंकि वेट सारा अंदर वाले जोड़ ले रहे होते हैं और वो जोड़ वक्त के साथ साथ घिसते जाते हैं। उसमें हमारी कुछ ऐसी आदतें हैं जो उनको घिसने के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। जो लोग ज़्यादा, जिनका वेट ज़्यादा होगा, ओवरवेट होंगे, जिनकी हाइट रिलेटिवली कम हो और ओवरवेट हो, ख़वातीन में ये ज़्यादा इश्यूज़ उससे भी ज़्यादा हैं क्योंकि उनके घर के कामकाज, जिनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कोई नहीं है, फिर जिनका सीढ़ियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, जिनका ज़मीन पे बैठना वाला काम ज़्यादा है और ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, जो रूटीन में वॉक नहीं करते, रूटीन में स्विमिंग नहीं करते, रूटीन में कोई और एक्टिविटी नहीं है, उनमें ये टेंडेंसी ज़्यादा है। और फिर उसके बाद क्या है कि जो लोग ये सॉफ्ट ड्रिंक ज़्यादा यूज़ करते हैं, एनर्जी ड्रिंक ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनमें कैल्शियम वाले सारे कंटेंट्स आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में कम होना शुरू हो जाते हैं। अब कैल्शियम भी कम हो रहा है, एजिंग प्रोसेस भी शुरू हो गया, अंदर से जोड़ घिसना शुरू हो गया, नरम हड्डी घिसी, उसके बाद सख्त हड्डी से रगड़ खाएगी तो जोड़ ऐसा ऐसा ख़राब होता जाएगा। वेट ज़्यादा हो गया, एज ज़्यादा होगी, खुदा न खासा अगर कोई चोट वोट लगी हुई थी, जवानी में चोट लगी थी, या जैसे मैंने पहले आपको बताया स्पोर्ट्स इंजरी में पट्टा टूट गया था तो उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं किया, या फिर बाज़ औक़ात दोनों घुटने की हड्डियों के दरमियान एक कुशन होता है जिसे मेनिस्कस कहते हैं, वो वेट का 60% वो उठाता है। अगर वो डैमेज हो गया या उस पे चोट लगी तो वो भी एक ज़रिया बनता है, जोड़ ऐसा ऐसा बैठना शुरू हो जाते हैं। जब ये सख्त हड्डी से रगड़ खाएगी तो जोड़ ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। जहाँ तक रहा आपका दूसरा क्वेश्चन कि उसमें आपने कहा कि जी आपको नॉर्मल बंदे का, हाँ, नॉर्मल बंदे का फैमिलियल बाज़ लोगों में होता है कि उनमें ये टेंडेंसी होती है कि उनके जोड़ों की दर्दें होना, एक तो किसी वजह से, जैसे गैंठिया है,
ट्यूबरक्लोसिस है, ये वो बीमारियाँ हैं, कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिनकी वजह से एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ये लोगों को फैमिलियल चीज़ें मिल जाती हैं, ट्यूबरक्लोसिस एक्सपोजर से मिल जाती है। और कुछ लोगों का है कि एजिंग प्रोसेस में, कुछ लोगों का वेट की वजह से, कुछ लोगों का बिजनेस ऐसा है कि वेट उठाने वाला है, कुछ हमारे पहलवान हजरात जो ये बैठकें लगाते हैं उनमें उठक बैठक बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके जोड़ भी सारों के वक्त के साथ ख़राब हो जाते हैं। अब अगर जोड़ ख़राब हो जाए तो हम पहले नंबर में हमारी ये कोशिश होती है कि जो नेचुरल जोड़ है वो जितनी देर चले उसको चलाना चाहिए। लेकिन अगर वो जोड़ इस हद तक ख़राब हो चुका है कि उस जोड़ को बदलना ही बेहतर है, जबकि आप एक बंदा अच्छा खासा चलता फिरता बैठ गया है या लेट गया है कि उससे चला ही नहीं जा रहा, उससे घर के काम काज नहीं हो रहे, तो फिर उसकी जॉइंट रिप्लेसमेंट हम कर देते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट में क्या होगा कि फ़ौरन दर्द ख़त्म हो जाएगी। एक मसनूई जोड़ होगा जिसकी एवरेज लाइफ 15 से 20 साल है और 25 साल तक भी जा सकती है। उसके लिए आइडियल हमारा ये होता है कि आपका वेट कम हो, शुगर आपकी कंट्रोल हो, शुगर अव्वल तो हो ना, या हो तो अगर HbA1c हम 7 से नीचे हो तो उसमें हम रिकमेंड करते हैं। और उससे पहले, ऑपरेशन से पहले ये वज़न कम हो और ऑपरेशन के बाद वज़न ना बढ़े। तो जितना डेफिनेटली जोड़ पे वज़न पड़ेगा उतना उसका वेयर एंड टियर यानी घिसना ज़्यादा होगा। जैसे आप लोड कर लें किसी चीज़ को तो लोडर टायर तो घुटने तो आपके टायरों की तरह हैं, जितना उस पर वज़न आएगा उतना उन्होंने घिसते जाना है। कोई ऐसा तरीका है, कोई ऐसा ट्रीटमेंट पहले, या ऐसा खाना पीना खुराक में ऐसी चीज़ कि आपको ये मसला हो ही ना? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जैसे हमने शुरू में इस चीज़ का तज़किरा किया कि जी हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए और एक्टिविटी लेवल क्या होना चाहिए, और जिससे हम इन सारी चीज़ों से बचे रहें। देखें, एक तो 100% है कि एजिंग प्रोसेस को तो आप नहीं रोक सकते, बूढ़े होने को नहीं रोक सकते, लेकिन उसको जो है उसको मेंटेन कैसे रखना है। या दूसरे लफ्ज़ों में हम अगर ये कहें कि अब मैं 40 क्रॉस कर गया हूँ, अब मैं वापस 25-30 पे तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं 40 को सस्टेन कैसे रखूँ। तो उसके लिए जो बेहतरीन है कि एक आदत होनी चाहिए। हमें खाने पीने से शुरू करें तो हमें वेल हाइड्रेटेड पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा होना चाहिए। कोशिश करें सर्दियाँ गर्मियाँ 10-12 गिलास 14 गिलास पानी लाजमन पिएं। अब पानी अगर ज़्यादा पीते हैं तो हमारा सारा बॉडी वेल हाइड्रेटेड रहेगी, तो जोड़ भी वेल हाइड्रेटेड रहते हैं। जोड़ के अंदर भी फ्लूइड होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, उसके अंदर भी वाटरी कंटेंट है, तो वो भी पूरा रहेगा, तो उसमें प्रॉब्लम दर्दों में रिलेटिवली कमी रहेगी। जोड़ एक्टिव, एनर्जेटिक और फ्रेश रहेंगे। सेकंड कि हम जोड़ों के गिर्द जो पट्टे हैं हमारे, अगर उन्हें मजबूत रखें एक्सरसाइज के साथ। अगर स्विमिंग आती है तो स्विमिंग बेस्ट एक्सरसाइज है घुटनों के लिए। सेकंड एक्सरसाइज उसको हम साइकिलिंग कहते हैं, वो बेहतरीन एक्सरसाइज है। अगर हम एक्सरसाइज अगर करते हैं तो उसमें, और जो यंग लोग हैं स्पेशली 20 से लेकर के 40, 45, 50 तक, जितना हमारी बॉडी हमें इजाज़त देती है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें रेगुलर वॉक करनी चाहिए। वॉक जो इस सेंस में ज़्यादा अहम है कि वॉक में पूरी बॉडी की रिदमिक मूवमेंट हो जाती है। स्विमिंग के बाद वॉक है, वॉक में हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि वॉक, अगर तो जोड़ों में दर्द हो रही है तो हमें डिफरेंट स्पेल्स पे वॉक करनी है, यानी एक आप 20-20 मिनट करके 2 से 3 दफ़ा वॉक कर लें, बजाय इसके कि आप एक ही दफ़ा इतनी वॉक करें कि आप थक जाएं और जोड़ फर्दर दर्द करना शुरू कर दें। तो कोशिश करें कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, वेल हाइड्रेटेड रहें, अपने खाने पीने में दूध दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर दूध दही किसी वजह से आप नहीं इस्तेमाल करते, बाद लोगों को दूध से एलर्जी है, तो उनको कैल्शियम सप्लीमेंट लेना चाहिए। रोज़ाना का हमारा अर्ली मॉर्निंग का सन बाथ, क्योंकि विटामिन डी स्किन से बनता है और पाकिस्तान की लोकेशन ऐसी है दुनिया के मैप पे कि अर्ली मॉर्निंग यानी इशराक के टाइम 40-45 मिनट्स का सन बाथ, तकरीबन 30 से 35 मिनट 40 मिनट डेली सुबह मॉर्निंग में स्किन पे डायरेक्ट सूरज की शुआएं पड़नी चाहिए। अब विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद देता है। अगर ऐसा नहीं है और हम नहीं उठ पाते या नहीं प्रॉपर सन बाथ ले सकते, हम ये कर सकते हैं कि हम उसके सप्लीमेंट मार्केट में ऐसे कैप्सूल या इंजेक्शन आते हैं जो तोड़ के पिए जा सकते हैं या कैप्सूल खाए जा सकते हैं, जिससे हमारी पूरे महीने की डोज पूरी हो जाती है। पूरे नॉर्मल जो विटामिन डी हमें चाहिए वो तकरीबन 600 to 800 इंटरनेशनल यूनिट है।
तो ऐसे डायरेक्ट छोटे कैप्सूल भी आते हैं जो आप डेली बेस पे ले सकते हैं, वीकली भी ले सकते हैं, महीने में भी ले सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपकी बॉडी में कैल्शियम प्रॉपर रहेगा, आप एजिंग प्रोसेस के अलावा एक्टिव नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हो। उससे कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आप चाहो तो आप, जिसे कहते हैं ना, आप तंदुरुस्त रहना चाहो तो अल्लाह ताला का सिस्टम आपकी फेवर में रहता है। डॉक्टर साहब, खुराक के हवाले से दूध, दही, इनके फ़ायदे, नुकसानात, क्या इसके कोई नुकसानात भी हैं? कुछ लोग कहते हैं जी फ़लाँ वक्त पे दूध नहीं पीना चाहिए, या फ़लाँ खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, मछली के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। इन चीज़ों के हवाले से, और सब्जियां और गोश्त, इनके फ़ायदे कुछ बता दें, और क्या कोई लिमिटेशंस भी हैं, या बस जितना मर्जी गोश्त खाएं प्रोटीन के लिए और जितनी मर्जी सब्जियां खाएं ठीक है? अच्छा, इसमें बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन इस सेंस में है कि खाना पीना तो हमारी ज़रूरत भी है और जी। बाज़ लोगों का शौक़ भी है। बिल्कुल। तो किसी को मैं नाराज़ तो नहीं करना चाहता, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अगर प्रॉपर बैलेंस डाइट रखें या समझें, तो उसमें हमें डाइट को 3 सेक्शन में रखना या सोचना चाहिए। पहले बॉडी को कैल्शियम चाहिए, दूध, दही से या मिल्क, इनके मिलते जुलते जो प्रोडक्ट हैं उनसे बॉडी को मिल जाती है। सेकंड, हमें विटामिन्स चाहिए। जो जितने सारे हमारे फ्रूट हैं उनमें हमें विटामिन्स मिल जाते हैं। जो सीज़न का फ्रेश फ्रूट खाना चाहिए, और इसमें रिकमेंडेड ये होता है कि आप एक ही फ्रूट एक टाइम पे खाएं, बजाय इसके कि हम वो मिक्स करके, फ्रूट चाट जो हम लोग हाँ, खाते फ्रूट चाट मिक्स करके बनाते हैं, मिक्स करके खाते हैं, तो उसकी एब्जॉर्प्शन बड़ी स्लो हो जाती है। स्पेशली वो लोग जो डाइट कॉन्शियस हैं और वो चाहते हैं कि उनको वेट रिड्यूस हो, या उनको जो उनको तो चाहिए कि वो प्रॉपर जो है ना डाइट प्लान करके, तो एक टाइम पे हम दूध दही का इस्तेमाल करें, चाहे वो स्मूदी बना लें, चाहे मिल्क शेक बना लें। एक टाइम पे हमारा फ्रूट का इस्तेमाल होना चाहिए। तीसरे टाइम पे हम रोटी या चावल, इसमें जो भी चीज़ हम पसंद करते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि इन सारी, अगर आप वेट कॉन्शियस भी हैं और आप एक्टिव भी रहना चाहते हैं और स्मार्ट भी रहना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि जितनी आप जो मीठे वाली चीज़ें हैं उनको अवॉइड कर सकें। स्पेशली चीनी, शुगर जो है ना, ये एक साइलेंट किलर है, ठीक है, इसको अवॉइड करें मैक्सिमम। जितना हमारा सोडा नुकसानदेह उतनी हमारी चीनी नुकसानदेह। अगर हम बेकरी की चीज़ें ना इस्तेमाल करें या मिनिमम इस्तेमाल करें या कोशिश करें कि ना ही खाएं, तो हम एक्टिव भी रहेंगे और फ्रेश भी रहेंगे और एनर्जेटिक भी रहेंगे, ठीक है। उससे सुस्ती भी नहीं आएगी, वज़न भी नहीं बढ़ेगा, और हम काम काज सारा बिल्कुल फुली कंसंट्रेटेड होके कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बड़ा मज़ा आया, मैंने खुद बहुत कुछ सीखा। हालांकि मैं खुद खाने का बहुत शौकीन हूँ, लेकिन सीखने को काफ़ी चीज़ें मिली हैं कि किस तरीके से इसमें बैलेंस लेके चलना चाहिए। लास्ट पे सेहत के हवाले से पब्लिक के लिए कोई मैसेज, और आपसे मिलने का, आपके पास आने का तरीका, आप कहाँ पे बैठते हैं, क्या आपकी टाइमिंग्स होती हैं, कब आपसे आके मिला जा सकता है, किसी भी ऑर्थोपेडिक के हवाले से या स्पोर्ट्स इंजरी के हवाले से, या वैसे ओवरऑल इन जनरल जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ है उस हवाले से मिलना हो, तो क्या तरीकाकार है? अच्छा, इसमें जो मेरा सबके लिए मैसेज है कि पहले नंबर पे तो कोशिश करनी चाहिए कि हम इतना अपने आप को एक्टिव और फिट रखें, खाने के हिसाब से, एक्सरसाइज के हिसाब से, कि हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप रोज़ाना, अगर यंग हैं आप, एक्टिव एज है आपकी, तो रोज़ाना कम से कम 40 मिनट 45 मिनट्स की आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। उसमें आप चाहे 20 से 25 मिनट वॉक कर लें और बाकी दूसरी एक्सरसाइजेज हैं। अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो ज़रूर खेलें, लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखें कि आपने वार्म अप होके ही स्पोर्ट्स खेलनी है। और स्विमिंग आइडियल एक्सरसाइज है पूरी बॉडी के एक एक मसल्स को फिट रखने के लिए। तो आपको किसी भी लिहाज से, बाकी सारी एक्सरसाइज में आप इंडिविजुअल मसल ट्रेन करते हो, लेकिन स्विमिंग में पूरी बॉडी आप इस तरह ट्रेन करते हो कि जिसको गर्दन की दर्द है उसकी दर्द ठीक हो जाएगी, कंधों में दर्द है वो भी बेहतर हो जाएगी, कमर की दर्द वाले, घुटने की दर्द वाले, ये सारे लोग स्विमिंग में, और अगर उसका पानी का टेम्परेचर मुनासिब हो तो और ज़्यादा फ़ायदेमंद है। खाना आपका बेहतर होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए इसमें। और जहाँ तक रहा कि पहले नंबर पे हमारा ये ख्वाहिश और कोशिश होगी कि आपको एक्टिव, नॉर्मल और तंदुरुस्त होना चाहिए, और सोसाइटी को भी
तंदुरुस्त लोग ही चाहिए। इवन माँ के रोल में है तो बच्चों को तंदुरुस्त माँ चाहिए, बाप के रोल में है तो बच्चों को तंदुरुस्त बाप चाहिए, और बाप को भी तंदुरुस्त बच्चे चाहिए और उसकी बेगम चाहिए। जहाँ तक रहा कि दूसरा के आपका सेक्शन, मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरी स्पेशलिटी, मैं हर तरह की ऑर्थोपेडिक्स को डील करता हूँ, लेकिन मेरा जो एरिया ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट है वो है स्पोर्ट्स सर्जरी। हर तरह की जो चोटें हैं स्पोर्ट्स में वो उसको हम आर्थोस्कोपिक भी डील करते हैं, ओपन टेक्निक से भी डील करते हैं, और उसके अलावा आर्थोप्लास्टी है, यानी हम जोड़ बदली, जोड़ों को चेंज करना, और तीसरे नंबर पे अपर एक्सट्रीमिटी है, यानी बाजू और कंधे वाला एरिया। ये क्योंकि मैं अमेरिकन ट्रेंड हूँ तो ये सारी स्पेशलिटीज़ हम ट्रीट करते हैं, और टाइमिंग मेरी है 8 से 10 रात को। ठीक है, डेली बैठते हैं आप? संडे के अलावा डेली। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। ओके, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। कॉलिंग अस।